दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने द प्रोटेक्टर वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे, जिनमें हमने देखा कि एक लड़के को एक ऐसी कमीज मिलती है जिसको पहनने के बाद उस पर गोलियों का या किसी भी तरह के वार का असर नहीं होता। फिर उसे पता चलता है कि इस कमीज के साथ उसके कुछ फर्ज भी हैं जो उसे पूरे करने हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 5th एपिसोड में हम देखते हैं डॉक्टर बार बार अपनी बेटी को पुकार रहा था क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। फिर वो लड़का कहता है कि शॉक देने से कोई नहीं मरता, अभी थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। फिर जब वो जैनब को चेक करता है तो जैनब उसको 2-3 फटके देती है और अपनी लातों में जकड़ लेती है। फिर पूछने पर वो बताता है कि मैं वफादार खादिम हूँ और अपना टैटू भी दिखाता है। फिर जब जैनब उसे छोड़ती है तो सबसे पहले वो उन दोनों के टैटूज चेक करता है। फिर डॉक्टर के पूछने पर वो अपना नाम आमिर तुर्कर बताता है। डॉक्टर कहता है तो तुम तुर्कर के बेटे हो। फिर जैनब उसे रस्सी खोलने को कहती है। फिर वो हकान के पास कॉल करती है जो अभी तक लैला के साथ ही समय बिता रहा था। फिर जैनब का फोन देखकर वो तैयार होने लगता है। लैला कहती है प्लीज हम दोनों के बारे में किसी को भी मत बताएं, और हाँ ध्यान रखना कि कभी भी गलती से मजहर से मत उलझ जाना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। हकान कहता है मैं भी खतरों का खिलाड़ी हूँ। दूसरी तरफ जैनब अपने अबू को कहती है कि हकान ने फोन नहीं उठाया। फिर वो आमिर से पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो बताता है कि मैं आयशे के घर पर नजर रखे हुए था, तुम जब वहाँ पर आई तो मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। मुझे तुम्हारे बारे में सारी खबरें निकालनी थी और आगे देनी थी। डॉक्टर कहते हैं शाबाश बेटा, सरदार ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है। आमिर पूछता है उस दिन तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन है। डॉक्टर कहते हैं वही है प्रोटेक्टर। दूसरी तरफ जब हकान रेडी होकर अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसका बॉस फैजल उसे अपने पास बुलाता है और कल अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। हकान कहता है वो तो मेरा फर्ज था। फिर हकान पूछता है कि अब आप उस हमलावर के साथ क्या करेंगे, क्योंकि अगर मेरे अबू के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी उसके जैसे बदला लेने जाता। फैजल कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस लड़के से सवाल जवाब कर रहे थे। वो बताता है कि मेरे अबू से मिलने वाले आखिरी इंसान फैजल ही थे। तभी वहाँ पर मजहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं उसका लॉयर हूँ, मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर पुलिस वाले के बाहर जाने के बाद वो कैमरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। वो लड़का मजहर को कहता है कि मैं तो सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता था कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। मजहर कहता है कि फैजल का तुम्हारे अब्बा की मौत के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का पूछता है क्या मेरे अब्बा मर चुके हैं। मजहर कहता है हाँ, और मैंने ही उन्हें मारा है, वो भी तड़पा तड़पा कर। अपने गुस्से को काबू में रखो वरना अगला नंबर तुम्हारी माँ और बहन का होगा। फिर वो लड़का एकदम शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हकान से मिलकर आमिर बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार किसी प्रोटेक्टर से मिल रहा था। फिर जैनब पूछती है तुम्हारी रात तो काफी मजेदार रही होगी। हकान कहता है शर्म कर लो, प्रोटेक्टर हूँ मैं, थोड़ा तमीज से पेश आओ। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम आमिर के साथ युकादा जा रहे हो। हकान कहता है आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ। डॉक्टर बताते हैं कि तुम युकादा में ही पैदा हुए थे। आमिर के अब्बू मुझसे ज्यादा तुम्हारी फैमिली को जानते हैं, वहाँ जाकर तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। वहाँ जाओ और अपने गुजरे कल को जानो। फिर डॉक्टर अपनी बेटी जैनब को लेकर मीमार सिनान के मकबरे पर जाता है और उसे अच्छे से चेक करता है। जैनब कहती है कि मकबरे पर हमेशा 4 पानी के नल होते हैं लेकिन यहाँ पर 5 है। फिर वो चेक करके बताती है कि ये नल मुझे नकली लग रहा है। डॉक्टर कहता है तो चलो इसको खोल कर देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर आकर खड़ा हो जाता है और उनको ही देखने लगता है। फिर डॉक्टर उसको साइड में ले जाकर उसको अपनी बातों में उलझा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये आदमी अंधा भी है। फिर जैनब वो नल खोलकर उसके अंदर झांकती है। उसके अंदर उसे कपड़े की एक थैली मिलती है लेकिन वो खाली थी। दूसरी तरफ आमिर हकान को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और उसको अपने अब्बू से मिलवाता है। फिर उसकी माँ उसे छू कर देखती है और कहती है तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। फिर आमिर के अब्बू हकान को उसका घर दिखाने ले जाते हैं। तभी वो जर्नलिस्ट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उस लड़के के बारे में पूछता है जिसने फैजल के ऊपर हमला किया था। पुलिस वाला बताता है कि जब से वो अपने वकील से मिला है तब से उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, हमने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। दूसरी तरफ मजहर लैला से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम कल के लौंडे के साथ चक्कर चलाओगी। लैला कहती है मुझे छोड़िए, अपनी बताइए, आपने कंपनी की तिजोरी से 1 लाख यूरो क्यों चुराए। फिर मजहर कहता है अगर तू मुझे नहीं पकड़ पाती तो मुझे हैरानी होती। फिर वो उसे एक कार की चाबी देता है और कहता है ये तुम्हारी अम्मी के लिए है, तुम्हें अपनी बीमार अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने में तकलीफ होती होगी, ये मेरा और बॉस का ही प्लान था। तभी आमिर के अब्बू हकान को उसके घर में ले जाते हैं जहां वो पैदा हुआ था।
वो बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद हमने किसी भी चीज को छुआ नहीं है। फिर वो उसको उसकी माँ के बारे में बताता है। उसका नाम सैदा था। वो बहुत ही फुर्तीली थी। वो भी हमारी तरह वफादार खादिम थी। हर प्रोटेक्टर की शादी वफादार खादिम के साथ ही होती है। हकान पूछता है ऐसा क्यों? वो बताते हैं क्योंकि वफादार खादिम के अलावा कोई और अपनी पूरी जिम्मेदारी से प्रोटेक्टर का साथ नहीं दे पाता। फिर हकान पूछता है कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई थी। वो बताते हैं कि उस दिन मूरत किसी इमोर्टल को खत्म करके घर पहुंचा था। फिर उसने अपनी कमीज उतारकर दीवार पर टांग दी। उस दिन वो बहुत बेचैन था क्योंकि आखिरी इमोर्टल अभी भी बच गया था। उसकी बेचैनी जायज थी। तभी वो आखिरी इमोर्टल चुपके से तुम्हारे घर में घुस गया और तुम्हारी माँ को मार दिया। तुम्हारी माँ की चीख सुनकर तुम्हारे अब्बा तुम्हारी माँ के पास जाने लगे। वो अपनी कमीज और खंजर को बाथरूम में ही भूल गए। तुम्हारी माँ को देखकर वो भावनाओं में बह गए और अपनी हिफाजत को नजरअंदाज कर दिया। तभी उस इमोर्टल ने तुम्हारे अब्बा का भी गला काट दिया। जब हमें इस हमले की खबर मिली तो हम तुम्हारे घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें लगा कि हमने तुम्हें गवा दिया है, लेकिन तभी तुम एक छोटी सी कैबिनेट से बाहर आए और हमें चौंका दिया। छोटी सी उम्र में ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खुद की जान बचाना सिखा दिया था। काश तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे ही जैसे खुशकिस्मत होते। हकान कहता है कि भाई बहन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। वो बताते हैं कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे परिवार के प्यार में इतना अंधे हो गए थे कि अपनी कमीज पहनना ही भूल गए थे। हकान कहता है तो मेरे अब्बू की गलती थी प्यार। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? फिर आमिर के अब्बू आमिर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब जैनब अपनी यूनिवर्सिटी में जाती है तो यूनिवर्सिटी के बाहर वो एक खूबसूरत ब्लैक कार को देखती है। फिर जब वो अंदर जाती है तो सामने से फैजल आता है। वो पूछता है कि तुम्हें ब्लैक कार पसंद आई? कल पार्टी में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। सुना है आप ओटोमन हिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं। क्या आप हायो सोफिया पर खुद का इतिहास नहीं लिखना चाहती? फिर जैनब उनके इस ऑफर को ठुकरा देती है और कहती है कि मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं। उसके मुंह से इनकार सुनकर फैजल का चेहरा उतर जाता है। फिर जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तो वो पूछता है कि फैजल क्यों चाहता है कि तुम उसके प्रोजेक्ट पर काम करो। वो कहती है पता नहीं, लेकिन मैंने मना कर दिया है क्योंकि इस सेमेस्टर के बाद मेरी डॉक्टरेट की डिग्री हो जाएगी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि क्लास में तो तुम आती नहीं, कहाँ से डिग्री हो जाएगी? सॉरी, अब मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। जैनब पूछती है क्या वाकई में मेरे ग्रेड कम है या मैं तुम्हारे साथ बिस्तर गर्म नहीं कर पाई इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? फिर उसे टेबल पर अपने ही नाम पर एक लेटर मिलता है जो कि दी फैजल कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर था। फिर वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब उस अंधे आदमी का पीछा कर रहे थे जो उनको सिनान के मकबरे पर मिला था। फिर वो एक घर में घुस जाता है और डॉक्टर बाहर से उस पर नजर रखता है। हकान अब तक उस घर में ही था और अपने माता पिता को याद कर रहा था। वो महसूस करता है कि उसके माता पिता ने अपनी जान कैसे गंवाई। तभी जैनब उस लेटर को लेकर फैजल के पास जाती है और पूछती है कि ये जॉब ऑफर लेटर आपने ही तैयार करके भेजा है? फैजल कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने काम के लिए सीरियस हूँ। फिर जैनब गुस्से में वो लेटर वापस कर देती है। फैजल कहता है शांत हो जाओ। फिर वो उसके लिए एक कॉफी मंगवाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं हाई क्लास कॉफी नहीं पीती और वहाँ से वापस आ जाती है। तभी डॉक्टर साहब उस अंधे आदमी के घर में घुस जाते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं था। फिर अंदर जाकर वे उसके रूम की तलाशी लेते हैं क्योंकि उनको शक था कि वो नगीना जरूर इस अंधे आदमी के पास ही होगा और ये भी हो सकता है कि वो आदमी अंधा ही ना हो। दूसरी तरफ जब जैनब उस बिल्डिंग से नीचे आने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तो उसके पास लैला आती है। वो पूछती है 2 दिन से हकान दिखाई नहीं दिया, वो ठीक तो है? जैनब कहती है कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो बाहर गया है। फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुम हकान का साथ चाहती हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि उसकी जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जब अंधा आदमी अपने घर आता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं वेलकम आदम। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और सोफे पर बिठा देते हैं। आवाज सुनकर आदम कहता है तुम तो वही हो जो मुझे मकबरे के पास मिले थे। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने उस दिन जो मुझे बातें बताई तुम्हें उनके रंग कैसे पता चले? वो बताता है कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था तभी मैं अंधा हो गया। फिर डॉक्टर उस पर गन तानकर उसे सच बताने को कहता है। फिर आदम बताता है कि जब मैं मकबरे पर नाइट ड्यूटी कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया और मुझे 1000 रुपए देकर बोला घर जाओ। फिर मैं घर आ गया, लेकिन जब मैं घर पर सो रहा था तब वो मेरे पास आया और उसने मुझे बांधकर मेरी आंखों में तेजाब डाल दिया। चेहरे से वो आदमी बहुत ही क्रूर दिखता था। काली आंखें थी उसकी
और कपड़े भी काले ही पहने हुए थे। दूसरी तरफ जब लैला अपने घर जाती है तो देखती है हकान पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। वो कहती है कि जैनब ने बताया था कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम ठीक हो? वो गर्दन हिलाकर हाँ कह देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जब अपने क्लिनिक पर जाते हैं तो जैनब को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी ही दिलचस्प खबर लेकर आया हूँ। फिर उनकी नजर आमिर पर पड़ती है। वो पूछते हैं क्या हुआ? जैनब बताती है कि हकान मिल नहीं रहा। फिर जैनब हकान के पास कॉल करती है लेकिन वो अपना फोन काट देता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जब हकान नहा रहा था तब भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके माता पिता को कैसे मारा गया होगा। फिर वो लैला के साथ बैठकर टीवी देखता है। टीवी में न्यूज चल रही थी कि महामारी फैलने के कारण इस्तांबुल खतरे में है। लैला बताती है कि फैजल सर ने ये बात पहले ही बता दी थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे ऑफिस में जाना था, लेकिन हकान वहीं पर रुक जाता है। यही सेम न्यूज जैनब भी सुन रही थी। फिर उसको हकान की चिंता होने लगती है क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा था। फिर आमिर जैनब को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, वो प्रोटेक्टर है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं हकान का कुछ पता चला? जैनब कहती है अभी तक तो नहीं। फिर जैसे ही हकान का फोन ऑन होता है उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी लोकेशन आ जाती है। वो लोकेशन थी द फैजल बिल्डिंग की। जैनब समझ जाती है कि वो सुबह 6 बजे लैला के ही घर में हो सकता है। फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो कुत्ते की तरह लैला के आगे पीछे घूम रहा है और हम यहाँ सारी रात से उसकी चिंता में बैठे हैं। फिर डॉक्टर आमिर को उस बिल्डिंग का एड्रेस लिख कर देते हैं और कहते हैं जाकर हकान को लेकर आओ। दूसरी तरफ मजर फैजल को एक सुरंग में लेकर जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर एक दरवाजा मिला है। फिर फैजल मजर को बाहर भेजकर खुद उस दरवाजे को खोलने लगता है। जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ पुराना और एंटिक सामान मिलता है जो कि बेहद कीमती था। वहाँ उसे एक प्याला भी मिलता है और उसी प्याले को वो ढूंढ रहा था। तभी आमिर हकान से मिलता है और बताता है कि सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। हकान कहता है बस मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता था। फिर आमिर कहता है मुझे जोरों से भूख लगी है, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। फिर हकान उसको नाश्ता करवाने ले जाता है। आमिर कहता है कि जब मैं छोटा था तो प्रोटेक्टर बनना चाहता था ताकि मुझ पर मेरे पिता को फक्र महसूस हो सके। हकान कहता है मैंने प्रोटेक्टर बनकर क्या उखाड़ लिया, बल्कि अपनी फैमिली को ही गवा दिया। तू जूस पी, तेरे लिए जूस मंगवाता हूँ। घर पर उस समय जैनब बहुत गुस्से में थी, इसलिए बॉक्सिंग बैग पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। वो कहती है कि हकान उस बिल्डिंग में मजर पर नजर रखने गया था, लेकिन अब वो अपने फर्ज को भूलकर लैला के साथ इश्क लड़ा रहा है। अब मैं उसके भरोसे रहकर थक गई हूँ। डॉक्टर कहते हैं एक काम करो, तुम अपना गुस्सा इस बैग पर ही निकाल लो। जैनब जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। फिर वो अपने अब्बा को कहती है मुझे भी उस कंपनी में नौकरी करनी होगी, तभी मजर पर नजर रख पाऊंगी। हकान चाहे अपने फर्ज से मुंह मोड़ ले, लेकिन मैं नहीं मोड़ सकती। उसका अब्बू कहता है बेटा मुझे तुम पर नाज है। अगले सीन में हम देखते हैं वही न्यूज रिपोर्टर फैजल के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड उसको बाहर फेंक देते हैं। फिर वो सिगरेट पीने के लिए एक दुकान पर लाइटर खरीदने जाता है। तभी उसकी नजर हकान पर पड़ती है। फिर वो हकान के पास जाकर बैठ जाता है। आमिर कहता है भाई साहब फूट लो यहाँ से, हम नाश्ता कर रहे हैं। हकान कहता है बोलो क्या काम है। रिपोर्टर कहता है कि मैं मजर के बारे में जानना चाहता हूँ। जानते हो जिस लड़के को तुमने पकड़ा था उसने बयान देने से मना कर दिया है क्योंकि मजर वकील बनकर उससे मिलने गया था। फिर वो एक पेन ड्राइव निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मैंने आज तक मजर के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की है वो सब इसमें है। पहले वो मक्का में रहा करता था और फौज में था। वो जब से फैजल से मिला है तब से उसकी जिंदगी बदल गई है। हकान कहता है मुझसे क्या चाहिए तुम्हें। रिपोर्टर कहता है कि उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मेरी हेल्प करो। हकान कहता है अबे जा बे, किसी और जासूस का इंतजाम कर, ये पेन ड्राइव मैं लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, मजर का पीछा मत करो, खतरनाक आदमी है। रास्ते में आमिर पूछता है तुमने उस रिपोर्टर को इतना क्यों लताड़ दिया, हो सकता है वो सही कह रहा हो। हकान कहता है ये भी तो हो सकता है कि मजर ने उसको मेरा टेस्ट लेने के लिए भेजा हो। फिर वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कि क्या वहाँ काम करने का मकसद ये नहीं था कि तुम मजर पर नजर रखोगे, तुम तो किसी और चक्कर में ही पड़े हो। हकान कहता है ये मेरी पर्सनल लाइफ है। आप जानते हैं पहले मेरा सपना क्या था, मैं फैजल के जैसे बनना चाहता था। प्रोटेक्टर बनने के चक्कर में मैं अपने सपने भी भूल गया हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम अपने फर्ज से भटक रहे हो। हकान कहता है कि फर्ज के चक्कर में मेरे अब्बू ने अपनी कुर्बानी दे दी, मेरी माँ बेचारी बिना बात के मारी गई, मेरे भाई बहन सब मारे गए, फिर भी क्या इस्तांबुल को बचा पाए। मेरे अब्बा बेवकूफ थे। डॉक्टर उसके कान पर उल्टे हाथ का एक देते हैं और कहते हैं अपने अब्बू की कुर्बानी को बेइज्जत मत करो। फिर गुस्से में आकर हकान वहाँ से जाने लगता है और आमिर को कहता है इस शहर को कोई नहीं बचा पाएगा, वापिस लौट जाओ जहाँ से आए हो। फिर गुस्से में आकर वो अपने पुराने घर की छत पर चला जाता है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए जोर से चिल्लाता है। तभी आमिर डॉक्टर को कहता है कि मैं अपने फर्ज के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ।
मैं मजहर का भेजा उड़ा दूंगा। डॉक्टर कहते हैं अभी हम श्योर नहीं है कि वही इमोर्टल है। बेटा तुमने अपना फर्ज अच्छे से निभाया, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। फिर आमिर जाने से पहले उस पेन ड्राइव को उठा लेता है। फिर डॉक्टर एक बिल्डिंग में जाता है और वहां पर खड़े हुए वॉचमैन से पूछता है। फिर वे गार्ड उसे फूटने को कहते हैं। फिर डॉक्टर उन दोनों की धुलाई कर देता है। तभी अंदर से तिमूर बाहर आता है और कहता है क्या काम है। दूसरी तरफ जैनब मिस्टर फैजल के पास जाती है और कहती है मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन फैजल कहता है अब मैंने आपकी जगह किसी और को दे दी है, चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इतने में हकान भी वहाँ आ जाता है। तभी उसके पास मजहर का फोन आता है और वो कहता है कि मैं अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर तैमूर से पूछता है मुझे खंजर का पता बता दो। वो कहता है कि खंजर का पता मैं मुहाफिज यानी प्रोटेक्टर के आने के बाद ही बता सकता हूँ। डॉक्टर बता देता है कि प्रोटेक्टर आ चुका है, वो मुराद का बेटा हकान है। इस वक्त कमीज भी उसी के पास है। तिमूर कहता है अब हमें बाकियों को भी खबर देनी होगी। डॉक्टर बताता है कि प्रोटेक्टर अभी तैयार नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि खंजर कहाँ है। तभी हकान मजहर के पास पहुंच जाता है। मजहर कहता है तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। हकान कहता है यासीन नाम का एक पत्रकार आया था, वो आपके बारे में काफी सवाल पूछ रहा था। तभी मजहर के पास एक फोन आता है और वो हकान को लेकर नीचे जाने लगता है। हकान कहता है कि वो रिपोर्टर उस लड़के की बात कर रहा था जिसको मैंने पकड़ा था और वो चाहता था कि मैं आपकी जासूसी करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया है। मजहर कहता है समझदार हो गए हो तुम। फिर वो कहता है क्या तुम्हें पहले दिन बताया नहीं गया था, यहाँ नौकरी करने वालों के बीच में इश्क विश्क करना मना है, फिर भी तुम लैला के साथ आशिकी लड़ा रहे हो। हकान कहता है जी सर बताया था। मजहर कहता है तो क्या अपने साथ उसकी भी नौकरी गंवाना चाहते हो। तभी लिफ्ट खुलती है और अंदर से लैला बाहर आती है। फिर वे तीनों एक ही लिफ्ट में नीचे जाने लगते हैं। लिफ्ट में तीनों एकदम शांत थे, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। तभी कुछ देर बाद मिस्टर फैजल जैनब को लेकर नीचे आते हैं और हकान को कहते हैं कि तुम दोनों को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी। फिर वो हकान को कहते हैं तुम इस गाड़ी में मेरे पीछे आओ। फिर वो जैनब को वही नई शानदार गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वे जाते हैं आया सोफिया बिल्डिंग में, जहाँ उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। हकान पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैनब कहती है किसी को तो फर्ज पूरा करना ही होगा। वहाँ पर जैनब के प्रोफेसर भी आए हुए थे। फिर वो उनसे भी मिलती है। तभी वहाँ पर फैजल आता है और जैनब को अंदर चलने के लिए कहता है। फिर जैसे ही प्रोफेसर उनके साथ जाने लगता है, फैजल उसको अंदर आने से मना कर देता है और कहता है तुम बाहर का काम संभालो। तभी फैजल जैनब को उस सुरंग के अंदर बने कमरे में ले जाता है। जैनब कहती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये कमरा 500 साल बाद खुला है। फिर वो वहाँ पर रखे प्याले को उठाती है और कहती है कि ये तो यूनानियों से भी पहले का लग रहा है। ऐसा लगता है कि वे लोग इस प्याले में उन लोगों का खून पिया करते थे जिनकी बलि चढ़ाई जाती थी। वहाँ पर एक और दरवाजा भी था जो अभी भी बंद पड़ा था, लेकिन इस दरवाजे में क्या था उन दोनों को नहीं पता था। फिर बाहर जाकर जैनब पूछती है तो मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं। फैजल कहता है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी जॉब तुम्हारे प्रोफेसर को दे दी है। जैनब कहती है तो आप मुझे ऑफिस में भी मना कर सकते थे, यहाँ क्यों लेकर आए। फैजल कहता है ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। मेरे पास और भी प्रोजेक्ट हैं, हम जरूर उन पर काम करेंगे। फिर जाते वक्त वो हकान को कहती है प्लीज आज रात को घर पर आ जाना, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं आमिर एक बंद पड़े घर में जाता है। ये घर पहले मजहर का हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन किसी ने उसके बीवी बच्चों को मार दिया और तब से ही ये घर बंद पड़ा था। फिर वो नीचे गिरे हुए एक खिलौने को उठाता है। तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है, यानी कि इस घर में कोई और भी था और वो था मजहर। फिर वो अचानक आमिर के पीछे से आता है और एक तार से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। बेचारा आमिर बेफिजूल में ही मारा जाता है। दरअसल यहाँ पर आने से पहले उसने एक चाचा से खाने के लिए चावल लिए थे। फिर वो चाचा से मजहर के बारे में पूछता है तो चाचा उसको सारी स्टोरी सुना देता है और मजहर के घर का पता भी बता देता है। फिर उसके जाने के बाद वो फोन करके ये सारी बात मजहर को भी बता देता है। उस बूढ़े के वजह से ही ये बेचारा मारा गया था। रात को हकान वापस घर आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हकान कहता है मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया था, लेकिन मैं अपने सपनों को भूलकर ये काम नहीं करना चाहता। फिर डॉक्टर और जैनब कहते हैं जैसा आप कहो। फिर हकान पूछता है अब हमें खंजर कहाँ ढूंढना होगा। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे बाबा के मरते ही वफादार खादिमों ने वो खंजर एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ वो किसी को मिल भी जाए तो वो उसको छू भी नहीं पाएंगे। वो खंजर हर समय टाइट सिक्योरिटी में रहता है क्योंकि वो एक म्यूजियम में है। इसका मतलब ये था कि अब इनको म्यूजियम में चोरी करनी थी।
7वें एपिसोड में हम देखते हैं जैनब और हकान उस म्यूजियम में जाते हैं जहां तलवार पड़ी थी। वे उस म्यूजियम के आसपास हर उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। भाई लोग नोट करो, हकान ने पजामा अक्षय कुमार स्टाइल में पहना हुआ है, एक लात ऊपर एक लात नीचे। वहां एंट्रेंस पर स्कैनर मशीन भी लगाई हुई थी ताकि अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की अच्छे से जांच की जा सके। कुछ भी छुपाकर अंदर ले जाना नामुमकिन था। वहां सड़क, दीवार, कमरे, हर जगह पर कैमरे लगे हुए थे। वहां सिक्योरिटी में हर वक्त 9 लोग मौजूद रहते थे। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। सिक्योरिटी रूम के अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी और उनको ये भी नहीं पता था कि अंदर क्या है। फिर हकान रेस्ट रूम में जाने के बहाने जैनब को सिक्योरिटी रूम के बाहर खड़ा कर देता है और वो सिक्योरिटी रूम का पासवर्ड देख लेती है। डॉक्टर पूछते हैं खंजर का कुछ पता चला? हकान कहता है कि खंजर को म्यूजियम के अंदर एक खास कमरे में रखा गया है। वो म्यूजियम की सबसे सेफ जगह है। जैनब बताती है कि जिस कमरे में खंजर पड़ा है वहां 2 सीसीटीवी कैमरे और 2 सिक्योरिटी गार्ड हर समय मौजूद रहते हैं। वो गार्ड्स कभी भी कमरे से बाहर नहीं जाते। मुझे तो वो खंजर चुराना नामुमकिन लगता है। डॉक्टर कहते हैं नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, हम उसको चोरी करके ही रहेंगे। हकान कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर आइडिया सुनने के बाद जैनब कहती है ये कोई आइडिया है? हम रात को वहां पर केबल काट देंगे, फिर सुबह तुम टेक्नीशियन बनकर वहां पर केबल ठीक करने जाओगे, मैं टूरिस्ट बनकर अंदर जाऊंगी और बाहर बाबा हमारा वैन में इंतजार करेंगे। लगता है मूवी ज्ञान की फिल्में तुम कुछ ज्यादा ही देखते हो। हमें कोई तगड़ी प्लानिंग करनी होगी, हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की हर एक बात जाननी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हकान का प्लान बहुत रिस्की है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। जैनब पूछती है मान लो तुमने खंजर चुरा भी लिया, लेकिन फिर बाहर कैसे आओगे? फिर हकान सोचकर जवाब देता है बाद में सोच लेंगे। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब हमें चैला की मदद लेनी होगी। तिमूर ने मुझे बताया था कि वो म्यूजियम का चप्पा चप्पा जानती है और वो वफादार खादिम भी है। हकान कहता है एक और वफादार खादिम, अब ये कहाँ मिलेगी? फिर वे एक मार्केट में जाते हैं और एक चाचा से पूछते हैं कि चैला कहाँ मिलेगी। वो बताते हैं वो रही चैला। चैला छोटे पैकेट में बड़ा धमाल थी। फिर हकान जैसे ही उसको आवाज देता है वो अपना ताम झाम छोड़कर वहां से भागने लगती है। फिर वे दोनों उसका पीछा करते हैं। चैला ऊट पटांग गलियों से होती हुई उनसे बचकर भाग रही थी। फिर काफी मेहनत के बाद वे उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चिल्लाना बंद करो। लेकिन मुंह पर से हाथ हटाते ही वो फिर से चिल्लाने लगती है। फिर वे दोनों उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें लूटने नहीं आए, हमें तुमसे कुछ जानना है। चैला पूछती है तो तुम्हें क्या बिल्लू कालिया ने नहीं भेजा? हकान कहता है कौन बिल्लू कालिया? क्या तुम शांत रहकर हमारी बात सुनोगी? फिर जैनब उसको अपना टैटू दिखाती है और बताती है कि मैं भी वफादार खादिम हूँ और ये प्रोटेक्टर है। फिर वे उसे अपने घर में ले जाते हैं। वो बताती है कि मेरे अब्बू ने वहां से नॉर्मल खंजर हटाकर वहां पर जादुई खंजर रख दिया था और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। लेकिन अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। हकान कहता है सुनकर दुख हुआ, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि खंजर चुराने के बाद हम उस म्यूजियम से बाहर कैसे निकलेंगे? फिर वो हकान को एक माला देती है और कहती है मेरे अब्बू ने कहा था प्रोटेक्टर को इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो उस माला में लगी एक छोटी सी डिब्बी खोलकर देखता है जिसमें छत पर जाने का पासकोड लिखा हुआ था। पासकोड था 2357। तभी हकान के पास मजर का फोन आता है। फिर वो तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। लैला पूछती है तुम तो आज छुट्टी पर थे ना? हकान बताता है कि मजर मुझसे कुछ बात करना चाहता था। लैला कहती है शायद वो तुमको अपना विरोधी मानता है, इसलिए उससे थोड़ा बचकर रहना। तभी वहां पर मजर आ जाता है और कहता है चलो ताजी हवा खाने चलते हैं। फिर खुले में ले जाकर वो उसके ऊपर गन तान देता है और पूछता है कभी गन चलाई है? हकान कहता है कभी नहीं। फिर मजर कहता है ये लो गन, और वो रहा टारगेट। हकान निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन एक भी निशाना नहीं लगता। फिर मजर उसके हाथ से गन ले लेता है और कहता है कि पता नहीं फैजल सर तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं। फिर वो हकान के ऊपर गन तान के पूछता है तुम और लैला मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हो? अगर तुम्हें मेरी जगह चाहिए तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, अगर मार सकते हो तो ये लो गन। फिर हकान कहता है मुझे आपकी जगह नहीं चाहिए, मेरी मंजिल अलग है। फिर वो वहां से घर चला जाता है। जब वो अपने क्लिनिक के बाहर था तो कोई उसकी तस्वीर खींच लेता है। रात होते ही वे भेष बदलकर म्यूजियम में जाते हैं। फिर वे म्यूजियम की छत पर चढ़ जाते हैं। छत पर वे दोनों अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है। फिर वे दोनों मौका देखकर नीचे आ जाते हैं और सिक्योरिटी रूम में घुस जाते हैं। फिर वे सिस्टम की कुछ तारें निकालकर उनको बर्न कर देते हैं और वहां से वापस भाग जाते हैं। फिर अगले दिन वे चोरी करने के लिए म्यूजियम के बाहर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब हकान को मोटिवेट करते हैं। फिर हकान अपना बैग उठाता है और म्यूजियम के अंदर चला जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि मैं अलार्म सिस्टम को ठीक करने आया हूँ। जैनब भी उस समय वहीं पर थी और हकान पर ही नजर रखे हुए थी। फिर वो गार्ड हकान को सिक्योरिटी रूम में ले जाता है और अंदर बैठे गार्ड को कहता है ये सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करने आया है।
बताओ इसको कहाँ पर खराबी है। फिर हकान क्लोरोफार्म निकालता है और एक गार्ड को बेहोश कर देता है। तभी दूसरे को पता चल जाता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और हकान उसे घूसा मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उस सिस्टम से डॉक्टर को कनेक्ट कर देता है। चैला भी जैनब के साथ उस समय म्यूजियम में ही थी। फिर डॉक्टर कहता है जैसे ही सिस्टम में वायरस एक्टिवेट होगा सभी कैमरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरी तरफ चैला और जैनब म्यूजियम के अंदर आए हुए लोगों के मोबाइल चोरी कर रहे थे। फिर जैनब शोर मचा देती है कि मेरा फोन चोरी हो गया है। फिर वहाँ मौजूद और लोग भी कहते हैं कि हमारा फोन भी चोरी हो गया है। फिर चैला वहाँ से भागने लगती है और सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर गार्ड्स चैला को पकड़ लेते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर हकान खंजर वाले रूम में चला जाता है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब सिक्योरिटी रूम वाला गार्ड होश में आ जाता है, क्योंकि वो क्लोरोफार्म से नहीं बल्कि घूसा खाकर बेहोश हुआ था। फिर डॉक्टर समझ जाता है कि अब वहाँ गड़बड़ होने वाली है। फिर वो अपनी गन निकालता है और खुद ही म्यूजियम के अंदर जाने लगता है। इतने में हकान उस कमरे के अंदर से खंजर चोरी कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगते हैं। जैनब कहती है इस चोर को तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगी, और वो चैला को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है उसके अब्बू अंदर आ रहे हैं, जो कि प्लान में शामिल नहीं था। डॉक्टर अंदर जाकर हवा में फायर करने लगते हैं और खुद पर गन तान कर कहते हैं कि मैं जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं अब और नहीं जीना चाहता। तभी हकान वो खंजर लेकर भाग जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि वो लड़का खंजर लेकर भागा है। फिर कुछ गार्ड्स हकान के पीछे भागते हैं और कुछ डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। फिर हकान छत से होता हुआ बाहर की तरफ कूद जाता है। गार्ड उस पर कई गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। यह देखकर गार्ड आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर हकान कार में जाकर बैठ जाता है। जैनब पूछती है अब्बू अंदर क्यों गए, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। लेकिन हकान उसे रोक लेता है और गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है। फिर पुलिस के आने से पहले वे वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाकर जैनब बताती है कि वो मेरी आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हो। हकान उसे तसल्ली देता है कि डॉक्टर साहब बहुत स्मार्ट हैं, किसी न किसी तरीके से वो खुद को बचा ही लेंगे। लेकिन जैनब चिंता में थी, क्योंकि डॉक्टर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ लैला हकान का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फैजल आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, आया नहीं तुम्हारा हीरो? मुझे लगता है उसे तमीज सिखाने की जरूरत है। फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। फिर वो लैला को ड्रिंक पिलाते हैं। वो कहते हैं शायद हकान के पास यहाँ पर ना आने की कोई जायज वजह होगी। लैला कहती है कि अब मैं उस पर दोबारा विश्वास करने की गलती नहीं करूंगी। मिस्टर फैजल कहते हैं गलतियां करनी चाहिए, गलतियों से ही हमें सीख मिलती है। दूसरी तरफ हकान कहता है अगर तुम्हारे अब्बू बाहर नहीं आए तो हम उनको निकाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। जैनब कहती है हमें पता भी नहीं है इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा होगा, इस चोरी का इल्जाम उन पर ही आने वाला है। अब तो तुम खुद की अहमियत पहचानो, अब्बा ने भी बाकियों की तरह अपनी कुर्बानी दे दी है, उनकी कुर्बानी जाया मत जाने देना, तुम्हें इमोर्टल के सीने में खंजर घोंपना ही होगा। हकान कहता है तुम मुझ पर विश्वास करो, हम पर हुए हर जुल्म का मैं बदला लूंगा। ये कहकर वो जैनब को चूम लेता है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये उसे खुद भी नहीं पता था। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं टीवी में न्यूज चल रही थी कि एक बेहद कीमती खंजर को म्यूजियम में से चुरा लिया गया है। चोरी करने वाले कौन थे अब तक पता नहीं चला। यही न्यूज मजर भी सुन रहा था। फिर पुलिस वाले डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं और क्लिनिक की अच्छे से छानबीन करते हैं। हकान और जैनेट उस समय तहखाने में थे और दीवार पर कान लगाकर सुन रहे थे कि क्या पुलिस वाले यहाँ भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक आदमी मजर के पास जाता है और उसको हकान, जैनब और डॉक्टर की खींची हुई तस्वीरें देता है। फिर वो देखता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है वही न्यूज में भी है। फिर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हकान और जैनब सीसीटीवी में देखते हैं कि सभी पुलिस वाले उनके क्लिनिक की तलाशी लेकर जा चुके हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तभी मजर वो फोटो लेकर फैजल के पास जाता है और बताता है कि ये आदमी जैनब का बाप है जो चोरी के वक्त म्यूजियम में पकड़ा गया है। फैजल कहता है क्या हकान कम था जो अब तुम इनके पीछे पड़ गए हो? मजर कहता है मुझे पूरा यकीन है हकान भी इनके साथ है, वो हमारे साथ किसी खास वजह से जुड़ा हुआ है। वो एक यासीन नाम के जर्नलिस्ट से भी मिला था, वो जर्नलिस्ट हमारे बारे में जानना चाहता था। फैजल पूछता है तुम्हें ये सब किसने बताया? मजर कहता है हकान ने। फिर फैजल कहता है क्या यार तुम भी सूझबूझ से काम नहीं लेते, चलो छोड़ो मैं खुद देख लूंगा। एक काम करो तुम शिप यार्ड में चले जाओ और वहां का काम संभालो। अब मजर मिस्टर फैजल के इस फैसले से खुश नहीं था। तभी यासीन नाम के जर्नलिस्ट के पास उसके ऑफिस से फोन आता है। उसका बॉस कहता है कि तुमको मिस्टर फैजल से उलझने की क्या जरूरत थी, आज के बाद तुम्हें ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं। यासीन कहता है सर नौकरी से मत निकालिए, आप कहते हैं तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन उसका बॉस कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। फिर यासीन कहता है कि इस देश में और भी कई अखबार हैं
जो ये न्यूज छापना चाहेंगे। उसका बॉस कहता है बेटा तुम अभी समझे नहीं, तुम मिस्टर फैजल की ब्लैक लिस्ट में हो, इसका मतलब अब तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा करियर खत्म। अगले सीन में हम देखते हैं चैला पुलिस स्टेशन में अपने कजन के पास जाती है और बताती है कि मैं म्यूजियम के बाहर अपना अड्डा लगाकर बैठी थी, लेकिन तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आया और उसने मेरा सारा अड्डा बर्बाद कर दिया। फिर वो डॉक्टर को देखकर कहती है अरे यही तो है वो जिसने मेरे अड्डे की ऐसी की तैसी कर दी। फिर उसका कजन उसको समझा बुझाकर घर वापस भेज देता है। फिर चैला हकान और जैनब के पास जाती है और कहती है डॉक्टर चाचा ने मैसेज भेजा है कि हकान को इन सब से दूर रखो। हकान कहता है मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। जैनब कहती है कि खंजर चोरी होने की खबर इमोर्टल को भी मिल गई होगी, अब इससे पहले कि उसे तुम पर शक हो जाए तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। तभी चैला कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फिर हकान अपने काम पर चला जाता है और चैला जैनब को लेकर तिमूर के पास जाने लगती है। फिर वो जैनब को कहती है कि उसके पास तुम ही जाओगी क्योंकि मुझे उसके कुछ पैसे देने हैं। दूसरी तरफ मजर लैला से मिलता है और कहता है कि हकान तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो फैजल सर के टेबल पर कुछ फोटोज पड़ी है, जाकर उन्हें देखो। फिर लैला अपने बॉस के ऑफिस में जाती है, उस समय उसका बॉस वहाँ पर नहीं था। फिर वो टेबल पर पड़ी पिक्स देखने लगती है, तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और वो घबराकर उन पिक्स को पीछे छुपा लेती है। फिर फैजल कहता है जो तुम छुपा रही हो लाओ मुझे दो। फिर वो सारी पिक्स अपने बॉस को दे देती है। फैजल कहता है इस बार तो मैं तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। तभी जैनब तिमूर के अड्डे पर पहुंच जाती है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं, फिर वे उसके पापा की तरह उससे भी मार खाते हैं। तभी तिमूर वहां आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। वो जैनब को कहता है कि खंजर चुराकर तुम्हें अपने बाप को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। जैनब कहती है मैंने सुना है आपकी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है, क्या आप मेरे बाबा को छुड़ा सकते हैं? तिमूर कहता है हर काम की एक कीमत होती है। फिर वो जैनब से एक सौदा करता है। दूसरी तरफ हकान अपने लिए कॉफी बना रहा था, तभी वो देखता है कि यासीन नाम का जर्नलिस्ट फैजल के ऑफिस में घुस रहा है। फिर वो उसके पीछे जाने लगता है। यासीन अंदर जाकर फैजल को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है तूने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। इतने में वहां पर हकान भी आ जाता है और कहता है यासीन अपनी गन नीचे करो। यासीन कहता है गन तू नीचे रख वरना मैं तेरे बॉस को ठोक दूंगा। फिर फैजल हकान को गन नीचे रखने का इशारा करता है। यासीन कहता है आज तू अपने सारे काले कारनामे कबूल करेगा। तभी लैला एक पेन उठाकर उसकी गर्दन में मार देती है। फिर हकान उस पर टूट पड़ता है और उसको घूसा मारकर बेहोश कर देता है। फिर वहां पुलिस को बुलाकर यासीन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस वाले हकान का बयान लेते हैं। फिर वो लैला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। फिर फैजल कहता है कि लैला मेरी बेटी जैसी है, उस दिन उसने तुम्हारा खूब इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए, ध्यान रहे उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। हकान कहता है नहीं टूटेगा सर, मैं उसे मना लूंगा। तभी हकान के पास जैनब की कॉल आती है। वो कहती है कि हम अब्बा को छुड़ा लेंगे, तुम अपने अड्डे पर आ जाओ। फिर हकान अपने बॉस की इजाजत लेकर वहां से जाने लगता है। उस समय पुलिस वाले लैला का बयान ले रहे थे। फिर वो अपने बॉस से पूछती है कि हकान कहाँ गया। वो बताते हैं कि जैनब का फोन आया था, शायद उसी से मिलने गया है। तभी तिमूर डॉक्टर को छुड़वा लेता है। डॉक्टर पूछता है तूने मुझे कैसे छुड़ा लिया? वो कहता है तू आम खा, गुठलियां मत गिन। तभी वहां पर जैनब आ जाती है। तिमूर कहता है मैंने अपना वादा निभाया, अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी है। डॉक्टर पूछते हैं क्या वादा किया है तूने इससे? वो कहती है ये हकान से मिलना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर इस बात से खुश नहीं था। फिर अपने खोपचे पर जाकर डॉक्टर हकान से मिलता है। फिर जैनब हकान को तिमूर से मिलाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं तिमूर अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तिमूर कहता है फिर मुलाकात होगी हकान, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। बाहर जाकर वो डॉक्टर से कहता है आज मैंने तेरा खुफिया अड्डा देख ही लिया। डॉक्टर कहता है अगर हकान को पता चल गया कि उसके भाई बहन की मौत तेरी वजह से हुई तो वो तेरा क्या हाल करेगा? तिमूर कहता है उनकी मौत के पीछे मेरा हाथ नहीं है। फिर वे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तिमूर कहता है डेरिया के पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जो तुमको भी गद्दार साबित करने के लिए काफी है। फिर वो डॉक्टर को डेरिया का पता दे देता है। रात को हकान और जैनब वाइन पीते हैं और उस दिन जो उनके बीच में हुआ उसके बारे में बात करते हैं। हकान कहता है वो सब बेफिजूल था, तुम उसको दिल पर मत लेना। जैनब कहती है मैं भी यही कहना चाहती थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें जाकर उसे मनाना चाहिए। फिर हकान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी फैजल मजहर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज तो हकान ने बचा लिया। मजहर कहता है अगर मैं वहां होता तो वो आपके ऑफिस में कदम भी नहीं रख पाता। फैजल कहता है एक सनकी पागल बंदूक लिए हुए पूरी सिक्योरिटी को पार करके मेरे कमरे में आकर मुझ पर गन तान देता है। वो सिक्योरिटी वाले सभी तुम्हारे ही आदमी है ना मजहर, तो ये किसकी जिम्मेदारी हुई? अब जाओ और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अब से हकान मेरी सिक्योरिटी का इंचार्ज है और तुम उसका हुक्म मानोगे और वो मेरा।
फिर वो गुस्से में आकर फैजल को कहता है, आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। फिर फैजल उसको दफा होने के लिए कहता है। अब जैनब भी हकान के बारे में सोच रही थी और लैला भी, लेकिन लैला हकान का फोन पिक नहीं कर रही थी। मजर भी अपने साथ जो कुछ हुआ उसके लिए दुखी था। डॉक्टर भी अपने बिखरे हुए क्लिनिक को फिर से जचा रहा था। मिस्टर फैजल को भी पता था कि उसने मजर के साथ गलत किया है, इसलिए वो भी दुखी था। फिर मजर लैला के पास जाता है और दरवाजा खटखटाकर कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर जब दोबारा से दरवाजा नॉक होता है तो वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर हकान आया था। हकान लैला को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी उससे गुस्सा थी। हकान उसे बताता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो हकान के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। हकान बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाता ही रहता है, लेकिन लैला दरवाजा नहीं खोलती। फिर हकान वहीं पर बैठ जाता है। तभी चुपके से वहां पर मजर आता है और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर हकान को बेहोश कर देता है। फिर वो उसको अपने रूम में ले जाकर बांध देता है। मजर पूछता है, जो खंजर तुमने चुराया था वो कहाँ है? हकान कहता है, मैंने आपका हर हुक्म माना, मैंने आपको उस जर्नलिस्ट के बारे में भी सारी बात बताई। मजर कहता है, सारी बात नहीं, आधी अधूरी बात बताई। मैंने उस जर्नलिस्ट को समझकर किसी मासूम लड़के की जान ले ली, वही घुंघराले बालों वाला, तू तो उसे जानता ही होगा। ये बात जानकर कि मजर ने आमिर की जान ले ली, हकान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हकान को तड़पता हुआ देखकर मजर कहता है, जब मैंने तेरे दोस्त को मारा वो मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा था। हकान को गुस्से में तड़पता हुआ देखकर मजर को मजा आ रहा था। फिर मजर हकान को लात मारता है और वो कांच की टेबल पर जा गिरता है। उस समय लैला एक फाइल लेकर अपने बॉस के पास जा रही थी। तभी उसको कांच टूटने की आवाज आती है। तभी हकान के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है। फिर वो उससे अपने हाथ की रस्सी काट के उस कांच के टुकड़े से मजर के गले पर वार करता है। फिर हकान अपने हाथ पांव छुड़वा लेता है और देखता है कि मजर तो मर गया। हकान को लग रहा था कि मजर को सिर्फ खंजर से ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यही इमोर्टल है। लेकिन जब मजर मर जाता है तो हकान घबरा जाता है। तभी वहां पर लैला भी आ जाती है और सारा मंजर देखकर वो भी घबरा जाती है। हकान कहता है, प्लीज मुझे गलत मत समझना। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। 9th एपिसोड में हम देखते हैं लैला सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। हकान उनके आगे अपनी सफाई देता है, लेकिन वे उसकी एक भी नहीं सुनते। फिर वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वे मिस्टर फैजल को अंदर नहीं जाने देते। तभी लैला वहां आती है और बताती है, हकान ने मजर को मार दिया है। ये बात सुनकर मिस्टर फैजल को यकीन नहीं होता। फिर वो उनको सारी बात बताती है। फिर पुलिस वाले हकान को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लैला उस समय मिस्टर फैजल के गले लगकर खड़ी थी। तभी उसकी नजर लैला के लॉकेट पर जाती है, जो कि चमक रहा था। इसका मतलब मिस्टर फैजल ही इमोर्टल है। फिर लैला जैनब के पास कॉल करती है और बताती है कि हकान ने मजर का मर्डर कर दिया है और अब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। हकान कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया। मैं उस पर यकीन करना तो चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही। जैनब कहती है, मैं तुमसे ज्यादा उस पर विश्वास करती हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करना चाहती तो मेरे पास भी तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल मजर के रूम में जाते हैं और पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। पुलिस वाला बताता है कि इसके गले में कांच घोंपा गया है, उसी से इसकी मौत हुई है। अब डॉक्टर और जैनब दोनों टेंशन में थे कि अगर मजर इमोर्टल नहीं था तो फिर कौन था। अब तक वे बेफिजूल किसी और को ही इमोर्टल समझ रहे थे। फिर डॉक्टर कहता है कि एक इंसान है जिससे हमें इसके बारे में पता चल सकता है, लेकिन उससे मिलने की इजाजत नहीं है। पुलिस स्टेशन में भी हकान से पूछताछ चल रही थी। हकान कहता है, उसने मुझे अगवा करके चेयर के साथ बांध दिया था। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता, लेकिन पुलिस वाले को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं था। फिर दूसरा पुलिस वाला आता है और कहता है, इसे लॉकअप में डाल दो। हकान कहता है, कम से कम मुझे मेरे वकील से तो बात कर लेने दो, लेकिन पुलिस वाला कहता है, ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, डालो इसको लॉकअप में। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल पुलिस वाले को कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को अलविदा कहना चाहता हूँ। फिर पुलिस वाला बाहर चला जाता है। फैजल मजर को कहता है कि तुम दूसरों से अलग थे, मुझे पता था मैं तुम्हारी वफादारी कभी नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए मैंने ही तुम्हारी बीवी और बच्ची को मार डाला ताकि तुम मरते दम तक मेरे वफादार बनकर रहो। तुमने मेरी जी जान से सेवा की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ जैनब पूछती है कि ये डेरिया कौन है। डॉक्टर बताते हैं कि ये पहले वफादार खादिम थी, फिर उसने गद्दारी की तो उसको हमेशा के लिए निकाल दिया गया। उसकी ड्यूटी थी इमोर्टल्स पर नजर रखने की, लेकिन फिर वो उनकी तारीफ करने लगी। फिर जब उसको दूसरा काम दिया गया तो उसने करने से मना कर दिया, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। जैनब कहती है कि इतने सालों में तो पता नहीं उसने क्या क्या पता लगा लिया होगा। डॉक्टर कहता है, तुम सही कह रही हो, अब तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन जैनब कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल लैला के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ हकान को छुड़वाने, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन लैला कहती है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है।
फिर मिस्टर फैजल कहते हैं कि मेरी उम्र क्या होगी लैला। लैला कहती है पता नहीं। मिस्टर फैजल बताते हैं कि मेरी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। मैं इमोर्टल हूँ। हम टोटल 7 इमोर्टल्स थे। मेरी वाइफ भी हम में से एक थी। फिर 500 साल पहले हमारा शिकार शुरू हुआ, तभी उन्होंने मुझसे मेरी वाइफ रुया को छीन लिया। लैला कहती है आपकी बातें मुझे मजाक लग रही है। फिर वो हंसने लगती है। तभी मिस्टर फैजल एक चाकू उठाते हैं और अपनी गर्दन में दे मारते हैं। ऐसा करने पर उनको कुछ नहीं होता। फिर वो बताते हैं कि हकान ने मजर को इसलिए मारा क्योंकि वो मजर को इमोर्टल समझ रहा था। लैला अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तभी लॉकअप के अंदर 2 गुंडे हकान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हकान उनको खूब पीटता है। फिर पुलिस वाले जाकर हकान को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लट्टू दादा कहता है मुझे इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। फिर हकान दूसरे वाले को डराता है। वो बताता है कि हमने ही इसको उकसाया था, इसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो हकान को ले जाकर अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। इतने में डॉक्टर और जैनब डेरिया के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जैनब को कहता है तुम यहीं खड़ी रहना, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे पीछे आकर नाफरमानी मत करना। फिर डॉक्टर अकेला ही डेरिया के अड्डे के अंदर चला जाता है। वो अड्डा पूरी तरह से खाली था। तभी वहां पर डेरिया आती है। वो पूछती है कि मेरे निकाले जाने के बाद आखिर तुमको मेरी याद आ ही गई। डॉक्टर कहता है मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। डेरिया कहती है ये तो जाहिर है तेरी बेबसी ही तुझे यहाँ खींच कर लाई है। डॉक्टर पूछता है इमोर्टल के बारे में क्या पता है। वो कहती है कि इसी बात के लिए तो तूने मुझे बाहर निकलवाया था। डॉक्टर कहता है अगर तुझे बाहर ना निकलवाता तो इमोर्टल्स तुझ तक पहुंच जाते और तुझे भी मार देते। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। उस वक्त जैनब उनकी बातें छुप छुप कर सुन रही थी। तभी कोई आदमी उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर जैनब उसकी धुलाई करती है। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है, उसके हाथ में गन थी। फिर डॉक्टर कहते हैं जैनब तुझे आने से मना किया था ना। डेरिया कहती है तो तूने अपनी बेटी को भी इस काम में शामिल कर लिया है। फिर वो डॉक्टर को भी गन पॉइंट पर ले लेती है और अंदर ले जाती है। डेरिया बताती है कि इमोर्टल्स को प्रोटेक्टर का खून चाहिए। फिर उसका खून जिस जिस इमोर्टल के मुंह में जाएगा वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन अफसोस ये राज तुम लोगों के साथ ही दफन हो जाएगा। फिर वो उन दोनों को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और वहां पर जहरीली गैस छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल हकान को रिहा करवा लेते हैं और उसे बाहर चलने को कहते हैं। बाहर जाकर हकान उसको तोड़ता है और कहता है तो शुरू से ही मेरे साथ था, मैं जिसकी अब तक कदर करता रहा वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। फिर फैजल भी हकान को पीटता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी असर नहीं होता। फैजल कहता है करामाती कमीज पहनी है क्या बे? हकान कहता है उतारी ही कब थी। फिर फैजल कहता है कि 1 घंटे में वो खंजर मुझे चाहिए, वरना समझो कि लैला गई। फिर हकान उसके मुंह पर 5-7 घूंसे मारता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और जैनब का दम घुट रहा था। जैनब कहती है कि हमें किसी तरह से ये बात हकान को बतानी होगी। फिर वे उस कमरे में वेंटिलेशन ढूंढते हैं। फिर डॉक्टर जैनब को उस वेंटिलेशन पाइप तक चढ़ने में हेल्प करता है और कहता है कि हमेशा अपने फर्ज को याद रखना। इतने में हकान भागता हुआ खोपचे पर जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे इमोर्टल मिल गया है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर वो वहां पर छुपाया हुआ खंजर निकालता है। तभी जैनब वेंटिलेशन पाइप से बाहर आ जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। जैनब की कहना ना मानने की बेवकूफी के कारण उसके अब्बा ने अपनी जान गंवा दी थी। फिर जैनब भी अपने खोपचे पर आ जाती है। हकान पूछता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो बताती है कि वो मुझे बचाते हुए शहीद हो गए, उन्होंने अपने फर्ज के लिए कुर्बानी दे दी। फिर वो बताती है कि तुम्हारे खून से ही सभी इमोर्टल्स जिंदा हो सकते हैं। हकान बताता है कि फैजल ही लास्ट इमोर्टल है, उसे मेरी जरूरत है, इसीलिए उसने मुझे जेल से छुड़वाया। मुझे वहां पर जाना होगा क्योंकि लैला उसके कब्जे में है। जैनब कहती है तुम लैला के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है बल्कि पूरे इस्तांबुल की है। हकान कहता है मेरे पास खंजर भी है और मैंने वो कमीज भी पहन रखी है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैनब उसे खंजर वापस रखने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे अब्बा की कुर्बानी जाया मत जाने दो। फिर हकान उस खंजर को कपड़े में लपेटकर वापस दीवार के अंदर रख देता है और कहता है आता हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर जैनब भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो दीवार में बने बटन के अंदर कुछ फंसा देता है ताकि वो दरवाजा ना खुल पाए। हकान कहता है मुझे माफ करना, अब मैं और लोगों को नहीं खोना चाहता। फिर जैनब चिल्लाती रहती है, लेकिन वो अकेला ही चला जाता है। फिर वो अंदर जाकर उस दीवार में खंजर चेक करती है, लेकिन वहां पर उसे खाली कपड़ा ही मिलता है। तभी हकान फैजल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये हमारे बीच की बात है, लैला को यहाँ से जाने दो। मैं जानता हूँ तुम मेरे खून से बाकी के इमोर्टल्स को जिंदा करना चाहते हो। फैजल कहता है मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया, मुझे बाकी इमोर्टल से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरी वाइफ को जिंदा करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम अपनी कमीज उतारकर मुझे खून की सिर्फ 2-4 बूंदे दे दो।
हकान कहता है अगर खून चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा। फिर फैजल लैला के पेट में एक गोली मार देता है और कहता है अगर तू आगे बढ़ा तो खो देगा इसे। हकान कहता है ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं वादा करता हूँ तू मुझसे रहम की भीख मांगेगा। फैजल कहता है अगर तू लैला को बचाना चाहता है तो अपनी कमीज उतार दे। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं फैजल हकान को कहता है मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है मेरी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना। फिर हकान ना चाहते हुए भी अपनी शर्ट उतारकर फैजल को दे देता है। फिर फैजल उसको एक खाली बोतल देता है और कहता है इसमें अपने खून की कुछ बूंदे डाल दो। फिर हकान उस खंजर से अपना हाथ काट लेता है और उस बोतल में खून डालकर उसे फैजल को दे देता है। फिर फैजल उससे खंजर मांगता है और वो भी म्यान में डालकर हकान खंजर भी दे देता है। फिर फैजल अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि खत्म कर दो इन दोनों को। फिर वे गार्ड्स जैसे ही हकान की तरफ बढ़ते हैं, हकान उनमें से एक की गन छीन लेता है और तीनों को ही ठोक देता है। फिर वो अपनी शर्ट पहनकर लैला को वहां से बाहर ले जाता है ताकि उसकी जान बचा सके। फिर वो उसको अपनी कार में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अपने अड्डे पर ले आता है। उसे यकीन था कि जैनब उसकी जान बचा लेगी, लेकिन वो तो वहां पर थी ही नहीं। फिर लैला उसको बताती है कि कल फैजल मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि इमोर्टल्स के खून का एक कतरा किसी को भी जिंदा कर सकता है। फिर उसने मुझे तुमको बुलाने के लिए कहा और बदले में वो मेरी अम्मी को ठीक करने वाला था, लेकिन मैंने तुमको बुलाने से मना कर दिया, इसीलिए उसने मुझे गोली मार दी। हकान मेरा यकीन मानो, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। हकान कहता है अब मैं अपना खंजर ढूंढकर उसे मार डालूंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर लैला उसकी नजरों के सामने ही दम तोड़ देती है। फिर हकान खूब रोता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो जैनब के पास कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो तुम। वो कहती है मैं फैजल के पीछे हूँ, मैंने सोचा तुम उसे मारने गए हो, लेकिन लगता है तुम्हारा जोश ठंडा हो गया है। फिर हकान कहता है तुम जल्दी अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। उसने लैला को मार दिया है, अब मैं तुमको नहीं खोना चाहता। फिर जैनब उसके पास लोकेशन भेज देती है। फिर कुछ ही देर बाद हकान भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर जैनब बताती है कि वो अंदर गया है। जब हकान अंदर जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हारी कमीज किधर है। वो कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, इससे पहले कि वो बाकियों को जिंदा कर दे। जैनब कहती है मैं नहीं चाहती कि प्रोटेक्टर इमोर्टल के हाथ मारा जाए। फिर जब हकान नहीं मानता तो जैनब उसको गन देती है। वो कहता है इससे क्या होगा उसका। फिर वे घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी फैजल के पास उसकी एक कर्मचारी का फोन आता है। वो बताती है कि मैं लैला के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, अंदर 3 लोगों की लाशें पड़ी है। फैजल पूछता है लैला तो ठीक है ना। वो औरत बताती है कि लैला यहाँ पर नहीं है, बस यहाँ पर 3 गार्ड्स की लाशें पड़ी है। फिर वो अलर्ट हो जाता है। तभी हकान और जैनब उस घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। फिर हकान जैनब पर ही चिल्लाने लगता है। जैनब उसे कहती है शांत हो जाओ और बताओ क्या बात है। वो बताता है कि मुझे पता चला है फैजल के खून से लैला दोबारा जिंदा हो सकती है, मैं उसे भी साथ लाया हूँ। जैनब कहती है तो तू इसलिए पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, हम नहीं जानते कि यह काम करेगा या नहीं, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। हकान कहता है मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। वो कहती है बोल क्या करना है। दूसरी तरफ प्रोफेसर उस रूम को खोलकर अंदर आ जाता है जिसमें प्राचीन सामग्री पड़ी हुई थी। उसने यहाँ आने के लिए अपने बॉस फैजल की परमिशन नहीं ली थी। फिर सदियों पुराना कीमती सामान देखकर वो चौंक जाता है। फिर उसे वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है जो सदियों से बंद पड़ा था। तभी चुपके से उसके पीछे से फैजल आ जाता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ वे दोनों दिमाग लगाते हैं कि इस समय फैजल कहाँ पर होगा। हकान बताता है कि उसने मुझे एक बार कहा था कि मुझे अपनी बीवी प्यारी है और उसको हाया सोफिया। हो सकता है उसका हाया सोफिया को पाने का मकसद कुछ और ही हो, जैसे उसके बीते हुए पल का कोई अधूरा काम उससे पूरा हो सकता हो सकता है उसकी बीवी और बाकी के इमोर्टल्स की कब्र वहीं पर हो। फिर वे दोनों हाया सोफिया के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फैजल वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और अपनी बीवी की कब्र खोलता है। इतने में हकान और जैनब हाया सोफिया के बाहर पहुंच जाते हैं। हकान उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने बचपन से ही इस दिन के लिए ट्रेनिंग ली है। हकान कहता है अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जैनब कहती है कि तुम लैला को मेरे बिना वापस नहीं ला पाओगे, मेरे पास एक प्लान है। हाया सोफिया के अंदर फैजल प्राचीन प्याले के अंदर हकान का खून डालता है और जैसे ही अपनी बीवी को पिलाने लगता है उसे हकान की आवाज आती है, क्योंकि हकान वहां पर पहुंच गया था। फैजल कहता है कि तुम्हारे हाथों का खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हकान गोली मारकर वो प्याला नीचे गिरा देता है। प्याला नीचे गिरते ही वो खून बिखर जाता है। हकान कहता है अब तुम किसी भी इमोर्टल को जिंदा नहीं कर पाओगे। फैजल कहता है मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता हूँ और तुम ये बात अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि मोहब्बत तो तुमने भी की थी।
फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हकान ने कमीज नहीं पहन रखी थी, इसलिए अब उसे हर वार पर दर्द हो रहा था। फैजल कहता है तेरा बाप तुझसे अच्छा लड़ता था, काश तू अपने जज्बातों पर काबू रख पाता और हम दोस्त बनकर रह पाते। हकान कहता है कैसी दोस्ती, तूने मुझसे मेरे अपनों को छीन लिया। फैजल कहता है पहल तेरे बाप ने की थी, उसने मेरी पत्नी पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उसे मार डाला। हकान कहता है तुम सदियों से इंसानों को दर्द देते आए हो। फैजल कहता है इंसान ने क्या किया, उन्होंने हर चीज को बर्बाद कर दिया, जंगल काट दिए, पूरी दुनिया को बर्बादी के मोड़ पर ले आए। इंसान सिर्फ दूसरों को नफरत करना जानता है। फिर फैजल उसको खूब धोता है। तभी हकान जोर जोर से हंसने लगता है। फैजल सोचता है इसके दिमाग पर चोट लग गई क्या। तभी हकान सीटी बजाता है और जैनब उस खंजर को हकान की तरफ फेंक देती है। फिर हकान उस खंजर से फैजल के ऊपर वार कर देता है। फिर छीना झपटी में वो खंजर नीचे गिर जाता है। तभी जैनब उस खंजर को उठाकर उस पर लगा खून लैला के होठों पर लगा देती है, क्योंकि वो खून फैजल का था। तभी हकान का जो खून जमीन पर गिरा पड़ा था वो अपने आप इकट्ठा होने लगता है और सभी कब्रों के अंदर जाने लगता है। अब फैजल हकान को मारने ही वाला था, तभी उसको उसकी वाइफ की आवाज आती है। अब वो जिंदा हो चुकी थी। तभी जैनब हकान को खंजर देती है और कहती है कि मैंने लैला को खून पिला दिया है। फिर हकान फैजल को आवाज देता है और कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में हाया सोफिया की बिल्डिंग हिलने लगती है और बाकी की कब्रों में से इमोर्टल जिंदा होने लगते हैं। फिर फैजल अपनी वाइफ को लेकर वहां से भाग जाता है। जैनब के सिर पर पत्थर लगने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी लैला को भी होश आ जाता है और द प्रोटेक्टर वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, हकान से एक इमोर्टल तो मारा नहीं गया, बल्कि लैला को बचाने की उसकी जिद ने बाकी के 6 इमोर्टल्स को भी जिंदा कर दिया। अब वो 7 इमोर्टल्स को कैसे मारेगा। अब अगर वो उनको मारना भी चाहता है तो पहले उसे अपनी कमीज हासिल करनी होगी, क्योंकि खंजर तो ऑलरेडी इसके ही पास था। अब क्या होता है क्या नहीं ये सेकंड सीजन में पता चलेगा। अगर आप लोग इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं इसी तरह पूरी डिटेल से उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों को पता चल सके। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।